हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 4 नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो एक बच्चा है, छोटा लड़का, जो एक चौकोर मतलब जो 4 कोने होते हैं जिसमें ऐसे लाल पत्थर पर वो बैठ गया और जल्दी जल्दी से उसने जो है अपनी कोई प्रार्थना, भगवान के लिए कुछ उसने बोला होगा, प्रार्थना धीरे धीरे से बोली। और छेनी हथौड़ा, छेनी होती है देखिए जिससे कुछ चीज़ को ठोका जा सकता है, और मतलब छेनी से देखिए इसमें, हाँ ये देखिए, ये जो है ना बच्चे के इस वाले हाथ में, एक हाथ में बच्चे के छेनी है और जो हाथ ऊपर की तरफ है उसमें हथौड़ा है। तो छेनी हथौड़ा उठाकर वो बच्चा जो है अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कलियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो कुछ दिनों पहले ही इस बच्चे ने जो है पत्थर पर घंटियों की कतार मतलब खूब सारी घंटियां बनाई थी और कड़ियां उकेरी थी। घंटियां जिससे बनती हैं वो कड़ियां उसने इस पत्थर पर बना दी थी। और फिर लड़के ने जो आधी बनी हुई अधूरी घंटियां थी उन पर आधी आधी बनाई होंगी उसने, तो आधी जो बनी हुई घंटियां थी उसने उस पर अपनी छेनी हथौड़े टिकाई और बहुत ही ध्यान से जो है नक्काशी करने में उस पत्थर पे वो जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की करीचें छिड़ती जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। फिर हथौड़ा जो वार कर रहा था पत्थर पे, उससे क्या हो रहा है, छोटा छोटा कटाव होता जाता है और किनारे किनारे बनती जाती हैं और पत्थर जो है छिड़ता जाता है, मतलब पत्थर में गहराव होता जाता है और वो आकृति, जो भी चीज़ वो बनाना चाहता है उस पत्थर पे वो बनती जाती है और वो आंखों को सिकोड़ लेता है, मतलब ध्यान से बनाने के लिए। और एक कारण क्या हो सकता है कि जो पत्थर जब टूटता है उठ करके आता है वो उसकी आँख में आके ना लगे। फिर साथ साथ धीमी धीमी आवाज़ में वो कुछ गुनगुनाने भी, मतलब गुनगुना भी रहा होता है, जैसे हम कई बार कोई काम करते करते गाना गाने लगते हैं, इसी तरह से। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे और बाकी और भी उसके साथ जो काम करने वाले होते हैं, यही जो काम कर रहे होते हैं, वो भी उसके आसपास अपने काम में लगे हुए होते हैं। केवल 10 साल का था केशव, 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। केशव जो है, ये बच्चा 10 साल की उम्र का था सिर्फ और काम करना सीख रहा था। इसके पिता ने इसे इस पत्थर पर सीधी लकीर बनाना और घुमावदार डिज़ाइन बनाना सिखाया था। उकेरना का मतलब होता है जैसे बना देना, और ये बहुत ही जल्दी उसको सीख रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो फिर केशव खुद को कॉन्फिडेंस में रखता है, मतलब कि उसे कॉन्फिडेंस होता है खुद पे कि वो, जैसे अभी तो उसकी सबसे मुश्किल जो उसने पत्थर पर डिज़ाइन उकेरा है वो अभी घंटी है। आगे जाकर वो जानता था कि वो बेल बूटियाँ, बहुत अच्छे अच्छे फूल, लहराता हुआ सांप, बहुत सारी तरीके की आकृतियाँ वो पत्थर पर उकार सकेगा, बना सकेगा, जैसे कि उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो कई साल पहले उसके माता पिता जो हैं वो गुजरात से आगरा आ गए थे और वहाँ पर जो राजा अकबर हैं वो अपना महल बनवा रहे थे, तो केशव के पिता को यहीं पर काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात की पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो अपने पुश्तैनी गांव कभी नहीं गया था और आगरे में ही वो लोग अब बस गए थे। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। तो फिर वो मतलब अपने काम में डूबा हुआ था और छेनी हथौड़ों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आसपास
क्या हो रहा है उसको कोई सी बात की किसी आहट की आवाज़ नहीं आई। फिर पीछे से उसके कान में एक आवाज़ पड़ी कि मतलब माशाल्लाह कि कितनी खूबसूरत ये घंटियाँ हैं जो तुमने बनाई हैं, क्या ये तुमने खुद बनाई हैं? जो आवाज़ थी उसने केशव से पूछा। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसने एक आदमी देखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तो केशव ने कहा, क्या आपको दिखता नहीं है कि मैं बना रहा हूँ? मेरे हाथ से बन रही हैं, आपको दिख रहा है तो मैंने ही बनाई है घंटियाँ। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। फिर केशव बोलता है, मैं 10 साल का हूँ। फिर 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठे हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। फिर वो जो है आदमी वो बोलता है कि जब मैं 13 साल का था तब मैंने एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंग रखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी और अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों पर अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तो वो जो आदमी था उसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो 30 से कुछ ज़्यादा उम्र का वो लग रहा था। तो इतने अच्छे कपड़े, गले में मोती की माला, तो केशव ने सोचा लगता है कोई बड़ा आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। तो फिर वो जो आदमी था वो बैठा हुआ था और वो उसकी नक्काशी को देख रहा था केशव की, और बोला नक्काशी को देखकर कि कोई जो लड़ी है उसमें काम बाकी है। अब जैसे केशव मतलब रिप्लाई कर पाता, जवाब दे पाता, कोई तेज से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, दौड़कर आने की। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। फिर वो जो पहरेदार है वो भागता हुआ आता है, वो कहता है मतलब माफ़ी मांगता है उससे, आदमी से, कि आप, बोलता है कि आपके आने की मुझे खबर नहीं हुई। और फिर वो केशव से कहता है कि तू मतलब इनके सामने कैसे बैठा हुआ, चुपचाप जल्दी से खड़े हो जा। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। फिर एकदम से केशव को समझ आया कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है। तो फटाफट उसके एकदम से हाथ से छेनी गिर गई और वो उठा और जो है उठ करके वो सलाम किया उसने बादशाह अकबर को। और खरगोश किसी कातार नज़र मतलब तीखी टेढ़ी टेढ़ी सी नज़रों से वो देखा उन्होंने मतलब केशव ने बादशाह अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। उन्होंने झींककर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब अकबर को अच्छा नहीं लगा कि वो जो है पहरेदार आ गया, तो अकबर ने जाने के लिए उसको बोल दिया पहरेदार को वहाँ से। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार में खड़ा रहे। फिर अब केशव को लग रहा था वो क्या करे कि अपना काम शुरू कर दे या फिर बादशाह जो कहे हुक्म का इंतज़ार करे बादशाह के। अब दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर अकबर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने बहुत ही नरम आवाज़ में पूछा। बच्चे ने बोला, केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े हुए केशव ने तुरंत सर हिला दिया। तो बादशाह अकबर केशव से कहते हैं कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो केशव अपना सर हिला देता है कि हाँ, मैं सिखा दूंगा। अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और
उनका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। फिर केशव फटाफट गया, अपने पिता का छैनी हथौड़ा उठा करके ले आया। वहाँ पर दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, आप बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो फिर मतलब बोलता है केशव कि क्या मतलब बादशाह, आप ये सारे काम करेंगे, सीखेंगे सच में? तो बादशाह अकबर बोलते हैं, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है, मैं सीख ही लूँगा। फिर बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। केशव बोलता है, आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, आप ये सब काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन कुछ हफ्ते पहले तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो फिर वो बोलते हैं अकबर उससे कि मैंने तो एक मिट्टी से भरी डलिया तक ढोने में मदद की थी किसी की, तो ये काम क्या उससे भी मुश्किल है? अब केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तो उसने क्या किया, जैसे उसके पिता ने केशव को सिखाया था कि पहले कोयले से जो है पत्थर पर सारा जो बनाना है पैटर्न, जो चित्र बनाना है वो बना दो और फिर उसके ऊपर लकीरें खींचो छैनी हथौड़े से। तो उसने अकबर को इसी तरीके से सिखा दिया। अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अब अकबर ने थोड़ा तेज़ मार दिया तो कटाव ज़्यादा गहरा पड़ गया। तो फिर जो केशव है वो बोलता है, अरे अरे नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, वरना उड़कर किरचें आँख में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, जी हजूर। फिर जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तौरियां चढ़ जाती। तो वो बादशाह अकबर को जो है वो सिखा रहा था। तो बादशाह अकबर जब सीख रहे थे, वो उसमें उकेर रहे थे, तो बहुत ही ध्यान से केशव उनको देख रहा था। और अगर बादशाह जरा सा भी थोड़ा सा कुछ गलत कर देते थे तो उसकी तौरियां चढ़ जाती थी, मतलब उसकी जो आईब्रोज होती है ना वो ऊपर चढ़ जाती थी केशव की। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। फिर जो है बादशाह उससे पूछते रहते थे बीच बीच में कि सही है नहीं है, तो सही होता था तो वो बता देता था, नहीं होता था तो भी बता देता था। अब फिर इसमें आगे है काम करते करते, हाँ ये वाला हो गया। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतकार उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। तो बाकी लोग जो हैं, ये बादशाह अकबर और बच्चा बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने काम में लगे थे, तो उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि किस तरीके से बाकी सारे लोग उनको इतना घूर घूर कर देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अकबर ने ध्यान दिया कि बच्चा सिर्फ जो उसने पैटर्न बनाया है कोयले से, सिर्फ उसको ही नहीं बना रहा, अपनी तरफ से कुछ और अच्छी चीज़ भी जोड़ रहा है। इसकी वजह से जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। फिर उसके काम को देखकर कहा अकबर ने कि तुम बहुत अच्छे फनकार बनोगे बड़े होकर, और हो सकता है कि तुम मेरे कारखाने में भी काम करो। कारखाना? वो बोलता है, केशव, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। फिर वो कहता है कि ये सारे लोग उसमें
जो कारखाना बनवाएंगे, इतने सारे लोग जो पत्थर पर तराशी करने वाले, लकड़ी पर डिज़ाइन बनाने वाले सारे लोग काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो उसने अकबर ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, पापा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब शहजादा ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। फिर बच्चा बोलता है, केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। फिर वही है लास्ट में कि वहाँ सीकरी में जो है बादशाह अकबर एक नया शहर बसा रहे होते हैं और उसी के लिए ये दोनों वहाँ पर काम करने के लिए आए होते हैं, ये दोनों भी और बाकी सारे फनकार भी। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स अगर हम इसमें करते हैं तो काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा मतलब वीडियो ना, तो क्वेश्चन आंसर्स हम अगली आने वाली वीडियोज़ में देख लेंगे। तो थैंक यू।